कैसे हैं साथियों आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने जो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवन के बारे में कुछ बहुत अहम और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में कैसे कैसे सफलता पाई और हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया। इन सभी टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आगे जो मैंने आपको पहले जन्म और बचपन के बारे में बताया और फिर शिक्षा और शादी के बारे में बताया, यानी उसी की एक कड़ी में अमेरिका में शिक्षा, यानी उन्हें अमेरिका कैसे कैसे गए, कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, क्या टाइम, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने कल आपको जहाँ से मैंने ख़त्म किया था उसके आगे मैं बताऊंगा। मैंने कहाँ से ख़त्म किया ये भी मैं आपको रिमाइंडर कराता चलूँ। उनका कर्मयोग मानवता के हित में फलीभूत हुआ, जिस पर समस्त भारतीय समाज गौरवान्वित महसूस करता है। अब हम अमेरिका में शिक्षा कैसे वो गए अमेरिका और क्या प्रोसेस था, कैसे किया, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। अमेरिका में शिक्षा। राम जी की मृत्यु के बाद भीमराव को अब अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। साथ ही भीमराव के हृदय में ज्ञान तथा विद्या के प्रति प्रेम और बढ़ गया। उन्होंने फिर से बड़ौदा की उस नौकरी पर जाने का इरादा किया जिसके लिए सूबेदार जी सहमत नहीं थे। मतलब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी बिल्कुल सहमत नहीं थे कि मेरा बेटा बड़ौदा नौकरी करने जाए, क्योंकि वहाँ भी किसी न किसी तरह की परेशानियाँ उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। वास्तव में वहाँ उसी प्रकार की सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता। भाग्यवश उसी समय एक और अवसर आया। महाराजा बड़ौदा ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। महाराजा उस समय बॉम्बे में ही थे। भीम उनसे मिले और अपनी सारी गाथा उन्हें सुनाई। महाराजा भीम अंग्रेजी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अंग्रेजी में सारी बात बताई। तो जो महाराजा जी थे वो डॉक्टर भीमराव जी की अंग्रेजी से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि वह एक होनहार युवक है। भीम को सलाह मिली कि वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भर सकता है। उसने ऐसा ही किया। अन्य 3 विद्यार्थियों के साथ अमेरिका जाने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकार हो गई। साथियों, यहाँ उन्हें अवसर मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई अमेरिका जाने के लिए। यह अवधि कब तक थी? 15 जून सन 1913 से लेकर 14 जून सन 1916 तक यह निश्चित की गई। इस प्रकार उन्हें 3 वर्ष विदेश में रहने का अवसर मिला। साथ ही साथ बड़ौदा के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष भीम को इकरारनामे पर हस्ताक्षर भी करना पड़ा, जहाँ पे उन्हें खुशी मिली थी, जहाँ पे इन्हें एक इकरारनामा और भी साइन करना पड़ा। अमेरिका में अपना समय व्यतीत यानी हस्ताक्षर करना कि मैं अपना समय यानी विद्याध्ययन में व्यतीत करूँगा और अध्ययन समाप्त होने पर बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करूंगा। यानी इतनी बड़ी कुर्बानी दी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाया और हम लोगों को आज शिक्षा ग्रहण करने का हक दिलाया। सोचे कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम उन कुर्बानियों को भूल चुके हैं, बस चंद चीज़ों को याद रखते हैं और बस खत्म हो जाता है। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सिर्फ एक दिन याद करते हैं, 14 अप्रैल को। बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन सिर्फ बात करते हैं उनके बारे में। साथियों, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी इनकी 3 चीज़ें थी: संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इन 3 चीज़ों पे हम कभी भी फोकस नहीं करते हैं साथियों। तो आगे आते हैं। तो बड़ौदा में 10 वर्ष तक नौकरी करूंगा। तत्पश्चात भीम ने महाराजा के प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की और हृदय से धन्यवाद दिया, यानी उन्हें थैंक यू कहा कि मैं ठीक है, मैं काम करूंगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी है साथियों। अब हम उन कुर्बानियों को भूल जाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। ये बात शायद लोगों को कड़वी लगेगी, इसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ कि हम लोग भूल चुके हैं साथियों इन सब बातों को। अमेरिका जाने का प्रबंध हो गया, पर भीमराव को परिवार के खर्च की बड़ी चिंता हुई।
देखिए, ये सभी चीज़ें होती हैं। जब इस तरह के हालात होते हैं तो परिवार की भी चिंता बहुत ज़्यादा होती है। केवल आनंद राव ही एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। अब आनंद राव कौन थे? आनंद राव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बड़े भाई थे। जब कि 10-12 खाने वाले परिवार के सदस्य, यानी परिवार भी उनका बहुत बड़ा था, तो खाने वाले भी सदस्य ज़्यादा थे। और आनंद राव जी वो खाना उन्हें इतनी कमाई उनकी नहीं थी कि अच्छे से खिला सकें। भीम ने बड़ौदा के शिक्षा विभाग से कुछ रुपए पेशगी के रूप में लिए। उनमें से कुछ आनंद राव को घर खर्च के लिए दिए। 21 जुलाई सन 1913 को न्यूयॉर्क पहुंचकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। किस दिन लिया, इस डेट को आप लोग अच्छे से नोट करते जाएं। 21 जुलाई सन 1913 ईस्वी को। खाना अध पका होता और साथ में गाय का मांस भी परोसा जाता, इसलिए वह कॉस्मोपॉलिटन क्लब में जाकर रहने लगे। कुछ भारतीय विद्यार्थी जहां रहते थे, वहां भीमराव लिविंगस्टोन हॉल में एक फारसी विद्यार्थी नवल मथेना के साथ रहते थे। मथेना भीम का जीवन पर्यंत मित्र बना रहा, यानी हमेशा मित्र, जब तक वो रहे तब तक उनका मित्र वो बना रहा। अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, नैतिक दर्शन सहायक विषय लेकर भीमराव ने एमए का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी क्या क्या लिया उन्होंने? समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, नैतिक दर्शन सहायक विषय लेकर भीमराव ने एमए का अध्ययन प्रारंभ किया। अमेरिका के जीवन विचित्र और गतिशील था, यानी अमेरिका का जो जीवन था वो विचित्र और गतिशील था। न्यूयॉर्क में अंबेडकर जी को नए अनुभव हुए। वहाँ वह विद्यार्थियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते थे। वह समानता के स्तर पर उनके साथ पढ़ लिख नहा धोकर चल फिर सकता था। सबके साथ नियमित रूप से भोजन एक ही टेबल पर मिलता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव के जीवन एक नई अद्भुत अभिव्यक्ति, यानी अलग ही उन्हें नजर आ रहा था सारी चीज़ें। उन्हें पाश्चात्य समाज का ऐसा जीवन मिला जिससे उनके मानसिक क्षितिज को विकृत बना दिया, यानी फैला दिया। वह मानवीय आयामों का अस्तित्व था। वह जीवन के एक विस्तृत, यानी जीवन के एक नए मूल्य बारे में कुछ दिन रहने के पश्चात भीमराव ने अपने पिता के एक मित्र को पत्र लिखा, बताया, वहाँ की सारी चीज़ों को अपने जो उनके पिता के दोस्त थे उनको बताया, जिसमें उन्होंने दलित समाज के उत्थान पर बल दिया। यानी दलित समाज, यानी अब यहाँ हमारा जो समाज है दलित समाज था, उसको बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको सारी चीज़ों कराने के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया। अब हम इस विचार से पूर्णतया त्याग देना चाहिए कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं और कर्म नहीं। वे बच्चे को भाग्य को भी बदल सकते हैं, यानी अगर वो चाहें। कैसे? क्योंकि माँ बाप को उनके प्रति लगाव पैदा करना चाहिए, एजुकेशन के प्रति, यानी उनको ऐसा बनाना चाहिए कि हर वो मुसीबत में खड़े रहें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें, आगे बढ़ सकें। इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रेरित करना होगा। हमारे जो घर के माँ बाप हैं उन्हें प्रेरित करना होगा। अगर ये नहीं करते तो आपका बच्चा, आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। वो रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है कि बच्चा अपने आप से आगे बढ़ जाता है। शिक्षा समस्त उत्थान का मूल मंत्र। अब यहाँ पे उन्होंने बड़ी पॉइंटेबल बात कही, शिक्षा समस्त उत्थान का, यानी पूरे समाज का। यानी अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सारी सही चीज़ें, सारी की सारी सही चीज़ों को अपना सकते हैं। लेकिन आप एजुकेटेड ही नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जहाँ थे वहाँ हैं, डर के सह में रहेंगे हमेशा। तो इन चीज़ों को भी आपको जानना होगा साथियों। इसलिए आपका मिशन यह होना चाहिए कि आप शिक्षा के विचार को अपने सगे संबंधियों के बीच अधिक से अधिक प्रचार करें। यानी अपने समाज में हमें चाहिए कि शिक्षा के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा जितना हो सके जागरूक करना चाहिए कि आप शिक्षा ग्रहण करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रचार करना चाहिए। एक वक्त अगर हमें ये भी तक बताना चाहिए, अगर एक वक्त हम खाना पड़े लेकिन शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा कैसे ग्रहण करनी, सही शिक्षा ग्रहण करनी है, ये भी हमें, इस चीज़ का भी हमें खास ध्यान रखना है।
सही शिक्षा कि हमें इस तरह की यानी अच्छी से, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की थी उस तरह की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो न्यूयॉर्क शहर के जीवन में भीम प्रभावित हुआ और वह उसकी चमक दमक और चहल पहल में फंसा नहीं। अब यहाँ पे ये भी देखिए देखिए हमारे घरों के जब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने तो वहाँ की चमक धमक और सब देखकर सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस चमक धमक में हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है साथियों। हमें अपना मिशन याद रखना है। हमें क्या हमारा मिशन होना चाहिए? हमारा मिशन होना चाहिए कि हमें सिर्फ ज्ञान हासिल करना है, एक ज्ञान हासिल करना और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने घर को बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है साथियों। उनका लक्ष्य कुछ और था, उनका ध्यान विद्या धन पर केंद्रित रहा, यानी एकाग्र मन से वो बस उनका एक लक्ष्य था, एजुकेशन 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 एजुकेशन। वह 20 घंटे पढ़ा करते थे साथियों। देखिए बड़ी पॉइंट वाली बात है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 20 घंटे वो पढ़ा करते थे साथियों। शेष समय भोजन निद्रा आदि सब कुछ किया करते थे। भीमराव को अच्छी भूख लगती थी, यानी खाने के भी बहुत शौकीन थे। वह उसे काफ़ी 1 कप और 2 चपाती और एक मीट के टुकड़े तक मछली से ही शांत कर लेते थे, यानी बहुत कम खाना खाकर भी वो अपने आप को शांत कर लेते थे। अपनी छात्रवृत्ति का कुछ अंश अपने घर पर भेजना पड़ता था, क्योंकि जो उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें आधा पैसा कुछ पैसा घर भेजना। क्यों? क्योंकि घर के भी हालात अच्छे नहीं थे। इसलिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर उन्हें अधिक प्रतिबंध रखना पड़ता था। वह अपना सारा समय न्यूयॉर्क के पुस्तकालयों में व्यतीत करते थे। आज हम देखें, आज हमारे समाज के बच्चे यानी हमारे घरों के बच्चे, हमारे खानदान के बच्चे अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं? चौराहों पर, नुक्कड़ों पर और फिजूल की चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपना समय कहाँ व्यतीत करते थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपना समय न्यूयॉर्क के पुस्तकालयों में व्यतीत करते थे साथियों। देखिए कितनी कमाल की बात थी, कितना बेहतरीन चीज़ें होती थी वो कर रहे थे। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम खाली उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन को हासिल किया, क्या उसके लिए हम प्रयासरत हैं? बिल्कुल भी नहीं साथियों। हमें करने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये करेंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। उन्हें निजी पुस्तकें खरीदने का बड़ा शौक था। आज हम क्या करते हैं? फिजूल की चीज़ों खरीदने का बड़ा शौक हमें पड़ता है, लेकिन किताबें खरीदने का शौक ख़त्म होता जा रहा है साथियों। हमें इस शौक को पालना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज को शौक किताबें तो खरीदेंगे, साथ में पढ़ना भी पड़ेगा, तभी हम साथियों इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। प्रत्येक विषय की तरह भीम की आदत थी, वह विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में सबसे पहले पहुंचता और उसके बाद वहां सबसे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाते थे, सबसे पहले जाते थे और सबसे बाद में आते थे साथियों। ये भी बड़ी पॉइंटेबल बात है। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर इनको हमने जान लिया तो हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं साथियों। वह मात्र पढ़ता ही नहीं था, बल्कि प्रत्येक विषय पर लंबी टिप्पणी भी लिखा करते थे, ताकि उन्हें बाद में कहीं प्रयोग किया जा सके साथियों। अब इसके आगे और भी कहानी यानी इनकी ज़िंदगी में और भी रोचकता पैदा होती चली जा रही है। इस रोचकता को और भी हम जानेंगे। कल का एपिसोड नंबर 10 होगा, उसमें जानेंगे। और मैंने जो बातें आप लोगों को बताई हैं उन पे हमें भी अमल करना चाहिए। मैं भी उसको फॉलो करूं, आप भी सब लोग फॉलो करिए, तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और हम बने पास पड़ोस सभी को बताएं, वरना हम नहीं बढ़ा सकते और हम जहां हैं वहीं रहेंगे। मेरी बात थोड़ी कड़वी भी है, थोड़ी तीखी भी है, बट मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने बात कही कि हम अपने घरों में जब तक इन चीज़ों को नहीं देखेंगे हम अपने समाज को नहीं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हम हमारे ख़ानदान के, हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्हें चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वक्त का खाना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें, जिससे वो आप खुद तो बढ़ेंगे साथ में अपने समाज को भी बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अगर हम करेंगे तभी हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी के बाद आगे की कहानी कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ज़िंदगी उनकी बहुत ही रोचक भरी थी और रोचकता के साथ धीरे धीरे और भी रोचकता बढ़ती चली जा रही है साथियों। इसी के साथ जो मेरा चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करें और आप लोग कमेंट ज़रूर दें। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है तो हमें कुछ समझ अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप लोग कमेंट ज़रूर दें। जो भी चीज़ें हैं, जब आप लोग कमेंट देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए साथियों। थैंक यू।